चलो जी स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो कुल ऊर्जा है या यांत्रिक ऊर्जा है वो हमारी स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का सम क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो अगर मैं इनका एक इक्वेशन बनाऊं तो टोटल एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, ठीक है? या कभी कभी कहीं तुम्हें ई टी भी दिख जाएगा, दैट इज टोटल एनर्जी किसके सम के बराबर होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पूरी डेफिनेशन बनेगी एक, अभी सिर्फ इतना लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन तो तुम्हें नोट से ही कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बात समझ आई? जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होता है। अब इसके बाद आता है टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब यही मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को बोलते हैं संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, एक ही चीज बताता है हमें क्या? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से मास के लिए आता है, द्रव्यमान के लिए आता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इतनी बात समझ आ गई? एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका हम रूपांतरण कर सकते हैं। जैसे कल एग्जांपल दिया था, हमने बोला था एक हमारे पास एक धनुष है, ठीक? इस धनुष पे ये क्या लगी हुई? इसकी एक रोप लगी हुई है, थ्रेड लगी हुई है। जैसे मैं इसमें एक एरो डालूंगा तो एरो को अगर मेरे को क्या देना है? जो ये तीर है, अगर मुझे इसमें क्या लेके आनी है? काइनेटिक एनर्जी लेके आनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस धागे को पीछे खींचना पड़ेगा, और जैसे ये धागा पीछे जाएगा तो इस धागे में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा आ जाएगी। जो भी, जैसे मैंने इसको स्ट्रेच कर रखा है, और जैसे मैं इस धागे को छोड़ूंगा तो जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसकी स्थैतिक ऊर्जा है, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस तीर में। और इस तीर में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करूंगा नीचे, तो जैसे मैं इसे छोड़ूंगा तो यहां पे इसकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है तो इसकी स्थैतिक ऊर्जा क्या हो गई? अधिक हो गई। क्योंकि अभी रेस्ट की कंडीशन में रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, गतिज ऊर्जा हो गई जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये किस में आएगा? मोशन में, गति में। और मोशन में आने की वजह से जो गति होती है, जो पजेस होती है एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? क्या उत्पन्न हो जाएगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे ये ग्राउंड के नजदीक पहुंचेगा इसकी स्थितिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा तो होती रहेगी जीरो की तरफ, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती रहेगी। बट जैसे ये ग्राउंड के साथ टकराएगा तो वहां पे एक आवाज आएगी। आवाज आने से कुछ टाइम के लिए हो सकता है गर्म भी हो जाए। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ना तो हम इसमें कोई एनर्जी बना सकते हैं, ना इसकी एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। बस एनर्जी का क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम अभी देखने वाले हैं, इसका डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं। इतनी बात समझ आ गई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना उसका हास्र होता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और एक दूसरा रूप है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का। हमने कल ही पढ़ा था कि एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट? वर्क डन। भैया जितना कार्य होता है वही क्या होती है? एनर्जी होती है। तो अगर कोई फोर्स, इफ द वर्क डन बाय फोर्सेस, कोई भी बल अगर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, तो वही उसकी क्या हो जाएगी? ऊर्जा हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना कि वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है। अब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि इसका हमने डेरिवेशन भी किया था कि W इक्वल टू किसके बराबर आया था? हाफ mv² के बराबर आया था। हमने कल डेरिवेशन किया था W इक्वल टू U के बराबर आया था, जो किसके बराबर आया था? mgh के बराबर आया था। कल हमने फिर स्प्रिंग एनर्जी का देखा था कि ये W इक्वल टू किसके बराबर आया था? हाफ kx² के बराबर आया था।
तो यहां पे देखो जो ये वर्क डन है, सारे कार्य है, किसके बराबर आ रहे हैं? एनर्जी के बराबर। कभी ये काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, कभी ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में इसको अप्लाई करना चाहें, फोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहें, तो वहां पे भी यही चीज आता है कि इफ द वर्क डन बाय फोर्सेस, अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो बलों के द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य, वो भी हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, संरक्षण रहेगा। कब? जब हमारे पास फोर्सेस कैसे होंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। दो टाइप के फोर्सेस पढ़े थे हम, संरक्षिबल और असंरक्षिबल पढ़े थे। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो उनके द्वारा किया गया कार्य भी हमेशा क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। और अगर कार्य कंजर्वेटिव है तो एनर्जी भी क्या हो गई? कंजर्वेटिव हो गई। बात पता चल गई। बट अगर हमारे पास जो फोर्सेस है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। अगर वो क्या है? असंरक्षिबल है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा, वो संरक्षण में के नियम में नहीं आएगा। इसको जरा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि भैया कंजर्वेशन एक्चुअली में काम करता है या नहीं करता है। तो हमारे पास टॉपिक वही है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मान के चलो कि लेट सपोज हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक, और इस हाइट से, किसी एक हाइट से हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। इस बॉल का अपना एक मास होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है कि मास होने वाला है इसके पास, इसका अपना मास है। ये कितनी हाइट पे रखी हुई है? किस हाइट पे? h हाइट पे रखी हुई है। मान लो ये पोजीशन A है और एक पोजीशन इसकी इंटरमीडिएट पोजीशन है जिसे मैं नाम दूंगा B, और एक लास्ट पोजीशन है इसका नाम है C, ठीक है। तो जब ये ऊपर रखी हुई है किसी हाइट पे, ऐसी इस हाइट पे रखी हुई, तो अभी मैंने बताया था इसमें यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। तो हमने लिख दिया यहीं पे कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? 0, बट पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास U है वो कितना हो जाएगा? mgh। ये तो बताया है कि हमारे पास F डॉट एस लिखा था। F डॉट एस मतलब नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, और कितने डिस्प्लेसमेंट हो रखी है? h। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई। तो अब देखो एट पॉइंट A, एट पॉइंट A बिंदु पर, ठीक है, A बिंदु पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ये टोटल एनर्जी, अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था टोटल एनर्जी का? E इज इक्वल टू K प्लस U, दैट इज जो हमारी आंतरिक एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का सम है। तो अब A पॉइंट पे देखो, A पॉइंट पे अगर मैं E निकालना चाहूं तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और U की वैल्यू कितनी हो गई? mgh। तो मेरे पास टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ रही है? mgh। तो अगर मेरे पास टोटल एनर्जी mgh आई है तो इसके हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा mgh ही रहेगी। अगर ये एनर्जी mgh नहीं रही तो हम बोलेंगे कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो एनर्जी का संरक्षण नहीं हो रहा है। यहां से लेके A से लेके C तक एनर्जी हमेशा कितनी आनी चाहिए? बार बार कितनी आनी चाहिए? mgh ही आनी चाहिए, तब जाके मैं उसे बोलूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब उसको चेक करते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई जी। E इज इक्वल टू mgh आ गए फर्स्ट पॉइंट पे, E इसे लिख देते हैं E, ठीक है, A पॉइंट में। अब बात करते हैं कि जैसे मैं इसे ड्रॉप करूंगा ऐसे, भाई जब तक यहां होल्ड पे कर रखी थी तब तक तो मेरे पास एनर्जी कितनी आ रही थी? mgh। अब जैसे मैंने इस पॉइंट से इसे ड्रॉप किया तो ड्रॉप करते ही इसमें मोशन आएगा, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से मोशन आने से हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने बोला था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भूत बन के पीछे पड़ी रहेंगी। तो जहां पे भी मोशन होगा, जहां पे भी गति होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। मान लो कि जैसे मैं इसे ड्रॉप किया तो हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2as। ये हमारे पास एक सबसे लास्ट इक्वेशन है, दैट इज कौन सी? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ये है। अब यहां पे देखो, क्योंकि जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। भाई जब ये यहां पे था, जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा, और कोई भी चीज अगर हवा से ड्रॉप की जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग हमेशा 0 लिया जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकंड। तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2a। अब मान लो कि मैं इसे b पे देख रहा हूं और b तक पहुंचते पहुंचते इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? मान लेते हैं x, क्योंकि h तो पूरी हाइट है, तो b तक पहुंचने इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x। तो यहां पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक। तो यहां से मैं इसकी वेलोसिटी निकाल दूंगा, क्या बने जाएगा? 2ax। किस पॉइंट पे? पॉइंट b पे। अब जब यहां से गिरना स्टार्ट हुई है ये वेलोसिटी, जब ये गिरना स्टार्ट हुई है बॉडी, तब इसकी वेलोसिटी हर जगह कितनी रहेगी? va√2ax। और मैंने कल ही ये एग्जांपल लिखवाया था कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, क्या लिखा था? v √2gh लिखाया था। अब यहां पे a ये क्या है? एक्सेलरेशन।
अब क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो यहां पे ए की जगह क्या आएगा, जी। अब जितनी हाइट ये करेगा, अगर ये ग्राउंड तक आता नीचे तो यहां पे क्या आ जाता है, एच, यही फॉर्मूला आ जाता हमारा। बट इसमें तो हम तो सिर्फ और सिर्फ कहां तक के लिए देख रहे हैं, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी तक उसने डिस्प्लेसमेंट किया है एक्स, तो वहां पे आ जाएगा हमारे पास √2gx। तो उस पॉइंट में वेलोसिटी, अब चाहे तुम वेलोसिटी यहां निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, चाहे तुम इस पॉइंट पे निकालो, चाहे तुम इस पॉइंट पे निकालो, वेलोसिटी सेम ही आनी है। मान लेते हैं कि अगर मैं इसे बी डैश बोल रहा हूं तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश होगा ना, तो यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2gx डैश। जितनी वो हाइट, जितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा उतना ही तो आएगा वहां पे। चलो, नहीं समझ आ रहा समझ कि खो रखी है बेटा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई जी। तो अब देखते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर, तो बी बिंदु पर देखो कहां पे पहुंच गया, एक्स पे। तो इनिशियल, अब हम देखें बी बिंदु पर देखो, E इज इक्वल टू किसके बराबर, K प्लस U के बराबर। बात समझ आई। अब K प्लस U देखो तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इस बिंदु B पे वो रेस्ट पे नहीं है, वो किस में है, मोशन में, गति में। तो गति की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर, ठीक। और यहां पे अब देखो, अगर ये हाइट x है तो ये बाकी बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। भाई पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, उसकी स्थिति की वजह से। स्थिति ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, h माइनस एक्स हाइट पे। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या आएगी, mgh माइनस एक्स। इतनी बातें समझ आ गई। अब यहां पे v की वैल्यू रख दो, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2, अच्छा इसे g लिखना, यह आ गया आपके पास हाफ m, कितना था 2gx रहेगा v स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू, और ये आ गया आपके पास mgh, या इसे लिख दो mgh माइनस mgx। आ गया, 2 से 2 कैंसिल, mgx पॉजिटिव mgx नेगेटिव, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो भैया ई टोटल कितना आ गया पहले ही जितना। तो जितना ई बी ए पे था उतना ही बी पे आ गया। हाँ समझ नहीं समझ आया बेटा, कैसा कटा, दोबारा समझो, ध्यान दे, कोई बात नहीं, आराम से समझ, नहीं है समझ कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं, नहीं समझा कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। देखो जी, हम क्या निकाल रहे हैं, बी बिंदु पे क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, उसकी कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं। कुल ऊर्जा किसके बराबर होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का सम। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। अभी मैं रुका हुआ हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 0, बट जैसे मैं गति करना स्टार्ट कर दूंगा मेरे अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। मैं चल रहा हूं तो मैं किसकी वजह से, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया तो इसने चलना स्टार्ट किया ना, अभी देखो ऐसा ही है, यहां पे था तो ये रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे मैंने इसे छोड़ा नीचे तो ये गिरते हुए आया ना, ऐसे तो नहीं कि रुक रुक के आया, एकदम नीचे गिरते हुए आया। तो ये पॉइंट बी है, तो इस बी बिंदु पे चल रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं मैंने इसको पकड़ लिया यहां पे, तो बी बिंदु पे गिर रहा होगा नीचे। मैं देख रहा हूं कि बी बिंदु पे क्या कर रहा है ये, बी बिंदु पे उसकी स्थिति देखना चाह रहा हूं। तो बी बिंदु पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये किसमें है, मोशन में है। तो इसके पास कितना वेग है वो हमने किससे निकाला, इक्वेशन ऑफ मोशन से, गति के समीकरणों से। ये वाला समीकरण यूज करके मैंने उस बिंदु पे उसकी क्या निकाल दी, मतलब उसकी वेलोसिटी निकाल दी। तो वेलोसिटी कितनी आई, √2gx निकली। इतनी बातें समझ आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से। तो मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितना आ जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति की वजह से। अभी तक वो यहां था तो हाइट नीचे से यहां तक कितनी थी, h, ये लिखी हुई। अब जैसे चलते 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 यहां नीचे आया तो हाइट भी तो कम हुई होगी। अब ग्राउंड से इसकी हाइट नापूंगा ना मैं, एक बार यहां पे था और एक बार यहां पे आ गया, तो यहां पे उसकी टोटल हाइट h थी, पर जैसे जैसे ये नीचे आया तो इसकी हाइट मैं ग्राउंड से नापूंगा ना ऐसे, तो ग्राउंड से हाइट कितनी, अगर टोटल हाइट h है और वो कितना नीचे आ गया, x आ गया, तो बाकी जो बचा हुआ वो क्या हो गया, h माइनस एक्स। तो अब उसकी जो स्थितिक ऊर्जा है वो इस बिंदु पे कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब जो h लिख रहे थे यहां पे, अब क्या लिखा जाएगा, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल की वजह से क्या आ गया, mgh माइनस एक्स। इतनी बातें समझ आ गई, यहां तो कोई दिक्कत। चलो अब जैसे मैं v की वैल्यू रखूंगा
तो अब देखो -0 है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू 2gx लिखा जा सकता है। तो मैंने लिख दिया 1/2m 2gx। ठीक, अब इस mgh का एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया mgh प्लस का माइनस प्लस का क्या बनता है माइनस, तो ये क्या बन जाएगा mgx। ये अपॉन का 2 है, ये अपॉन मतलब ये सारा अच्छा यहां कंफ्यूज होता है ना तुम लोगों को, तुम बायो वाले हो ना, तो 1/2 को कैसे लिखा जाएगा m v स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 2gx और ये 2 बट्टे में आ जाता है नीचे, सबके बट्टे में रहता है 1/2। ठीक है, जैसे हमने यहां लिखा हुआ ना 1/2 m v स्क्वायर, तो ये 2 मतलब ऐसा है m v स्क्वायर बाई 2, तो सबके बट्टे में है वो, तो 2 से 2 कैंसिल। बात समझ आ गई। अब हमारे पास क्या बचा mgx और ये क्या बच गया mgh माइनस mgx। तो mgx पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, तो माइनस प्लस क्या कर देते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो भैया EB पे भी कितना आ गया mgh आ गया जी, EA पे भी mgh आया, EB पे भी mgh आया। अब EC पे भी कितना आना चाहिए mgh ही आना चाहिए, तब जाके बोलूंगा कि हमारे पास जो एनर्जी वो क्या है कंजर्व है। इतनी बात समझ आई। तो यहां तक दो में तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, पक्का। चलो जी, अब हम देखते हैं एट पॉइंट सी, कर रहे हो जल्दी करो। ठीक है जी, हो गया जी। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट पे, और वो है लास्ट पॉइंट, दैट इज ऑन ग्राउंड। जैसे ये पार्टिकल या जैसी ये बॉडी कहां पे टकराएगी, ग्राउंड पे टकराएगी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो, हमने कल भी देख रखा था कि एट पॉइंट सी बिंदु पर, ठीक है, सी बिंदु पर आते ही जैसे ही यहां टकराएगा, तो मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। जब हम उसको ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी किसके साथ टकराएगी, अगर नहीं याद है तो देखो उसको अभी डिराइव कर लेते हैं दोबारा से। अभी हमने बोला था कि भाई एक समीकरण का यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पढ़ा था, बट क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, तो यहां आएगा gs। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे v इज इक्वल टू 2g। अब कहां तक आ गया नीचे, ये s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो अब a से छोटा कहां तक आ गया c, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है टोटल h, तो यहां पे पूरा पूरा कितना आ गया h। तो हमने देखा v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh के बराबर, और यही कल मैंने बताया था v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है। बात समझ आएगी। अब देखो एट पॉइंट सी पे अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी देखूं तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अब 0, क्योंकि अब कहां पे आ गया ग्राउंड पे, और जब ये ग्राउंड पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0। ठीक, और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1/2 m, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो E एट सी भी कितना आ गया जी mgh। तो हमने देखा EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC, किसके बराबर आ रहा है mgh के बराबर आ रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी है वो क्या है कंजर्व है, संरक्षित है। तो इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिस तरीके से हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस याद होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस में बार बार हमारा mgh ही आ रहा था, तो यहां पे भी हमारे पास एनर्जी में भी क्या आ रहा है mgh और mgh ही आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पहला वाला क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो पहला वाला नहीं ना कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वो मैं पहले ही बता दिया था। तो इससे हमें पता चलता है दैट इज द एनर्जी विल बी कंजर्व ऑलवेज, ठीक, इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। क्योंकि ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी कंजर्वेटिव रहेगी। लो जी,